अपना सेकेंड यूनिट है सिलेबस के अंदर, जिसमें एक चैप्टर है ब्रांच अकाउंट। इसको आज अपने स्टडी करेंगे। इसके अंदर इसमें कॉलेज के सम्स हैं, तो इसमें अपने तीन सम्स अलग अलग देखेंगे। ब्रांच अकाउंट काफ़ी इजी पड़ता है। इसमें याद ये रखना है कि आपके पास अगर मिसिंग अमाउंट हो तो उस मिसिंग अमाउंट के लिए अपने को ब्रांच अकाउंट में कौन कौन से मेमोरेंडम अकाउंट बनाने हैं। तो हम सबसे पहले तो ये देखें कि ब्रांच अकाउंट एग्जैक्टली है क्या। कि जब कोई भी इंडिपेंडेंट ब्रांच हो तो उस वक्त ये ब्रांच अकाउंट की अपने को ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली ये डिपेंडेंट ब्रांच का होता है, मतलब जो ब्रांच अपने सारे एक्सपेंसेस के लिए अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंस रखती हो, वैसी ब्रांच के लिए अपने अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर ये सारी चीज़ें आती है, क्रेडिट साइड के ऊपर ये सब चीज़ें। याद रखो, यहाँ पे इनडायरेक्टली अकाउंट को ओपन और क्लोज किया जाता है, यानी मतलब यहाँ पे सारे डेबिट में अपने एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ों की एंट्री आती ही नहीं है, जिसमें मैं आपको इसका लिस्ट बता देता हूँ। जैसे क्रेडिट सेल्स, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, इन सब की एंट्रीज नहीं आएगी इसके अंदर। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं आएगी। पेटी कैश एक्सपेंस अगर आप पे करते हो उसकी एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, उसको अपने कैश के अंदर इंक्लूड कर देंगे। और अगर आप देखो दूसरी चीज़ों में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं आएगी। ये याद रखना है आपको। अगर आपको समझो कि सवाल ये होता है कि अपने ब्रांच डेटर्स अकाउंट कब बनाना है, मेमोरेंडम, उसके बाद में मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट या मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कब बनाना है। अगर आपके पास मिसिंग अमाउंट हो, जैसे मैं ब्रांच अकाउंट के अंदर आपको बता दूँ, आपके लिए ये मेन अकाउंट है। इसमें से आपके पास अगर समझो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस ना हो या डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ना हो, राइट, ओपनिंग या तो क्लोजिंग में से कोई भी एक मिसिंग हो, या क्रेडिट सेल्स ना दिया हो और डायरेक्टली टोटल सेल्स आपको दे दिया हो, तब आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हो, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो, पेटी कैश सेंट दिया हो, राइट, तब अपने यानी क्लोजिंग या ओपनिंग में से दोनों में से कोई भी एक मिसिंग हो पेटी कैश में, तो ही पेटी कैश अकाउंट बनाना है। इसी तरह से स्टॉक के अंदर भी ओपनिंग और अगर क्लोजिंग में से कोई भी मिसिंग हो, तभी अपने ये अकाउंट बनाना है। तो हम इसके अंदर फर्स्ट सम के अंदर देखते हैं कैसे अपने ये सम कंप्लीट करेंगे। देखो काफ़ी सिंपल सा सम है ये। देखिए इसके अंदर तो ये आपको सितंबर 2019 में 15 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। तो आपके पास ये सारे बैलेंसेस दिए हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस, जैसे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर्स का, पेटी कैश, फर्नीचर का और प्रीपेड इंश्योरेंस। याद रखो, प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी वो आपकी लायबिलिटी है। मतलब अगर मैं बात करूँ ये पांच चीज़ों की, तो ये पांच चीज़ें आपको डेबिट में लिखनी है। देखिए ब्रांच अकाउंट में स्टॉक लिखा, डेटर्स लिखा, पेटी कैश, फर्नीचर और प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसा दिया है डायरेक्टली उसकी एंट्री करो। चार एंट्री, 1 मार्क, सिंपल। इसके बाद में बाय ओपनिंग बैलेंस, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो अपने क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सिंपल है। अब सवाल कि अपने कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेटर्स ओपनिंग दिया है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाँ मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, पेटी कैश देखो ओपनिंग दिया है, लेकिन पेटी कैश का क्लोजिंग नहीं दिया है, इसका मतलब आपको पेटी कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो दो अकाउंट आपको यहाँ पे अलग से बनाने। देखो ये रहे मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट और मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। अब जब आप ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हो तो आपने डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट में लिखा, तो यहाँ डेटर्स अकाउंट में भी उसका बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट में ही आएगा। इसी तरह से पेटी कैश का बैलेंस भी ऊपर डेबिट में लिखा है, यहाँ पे भी डेबिट में जाएगा। यहाँ डेबिट क्रेडिट का यानी मैचिंग करने की ट्राई मत करना, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का मैचिंग नहीं होगा। एंट्री सेम सेम साइड पे ही आएगी, क्योंकि ये मेमोरेंडम अकाउंट है यानी रफ अकाउंट बनाते हैं। हम किसी मिसिंग आइटम को फाइंड आउट करने के लिए अकाउंट बनाते हैं, इसलिए इसके अंदर ये बात ध्यान में रहे आपके। अब इसके बाद आप देखो, हम देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा हुआ है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आएगा यहाँ पे डेबिट में। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट 5,60,000, और दूसरा ये अकाउंट में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये दोनों मैच करेंगे। यानी इसमें आप डेबिट तो यहाँ पे आप क्रेडिट लिख पाओगे। देखिए क्योंकि ये मेमोरेंडम नहीं है, ये कौन सा अकाउंट है, मेन अकाउंट है, तो मेन अकाउंट में मैचिंग होगा।
एक डेबिट एक क्रेडिट, लेकिन मेमोरेंडम अकाउंट में मैचिंग नहीं होगा। तो याद रखें, यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच 5,60,000 और यहाँ पे भी गुड्स सेंड टू ब्रांच 5,60,000 हो गया। फिर उसके बाद देखो, आपको कैश सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स आपको दिया है। तो कैश सेल्स की एंट्री अपने ब्रांच में करते हैं, क्रेडिट सेल्स की एंट्री अपने ब्रांच में नहीं करते हैं, लेकिन हम कहाँ करेंगे इसकी एंट्री? डेटर्स अकाउंट में। देखो कैश सेल्स यहाँ पे लिख दिया हमने 6,60,000, राइट। और उसके बाद में डेटर्स अकाउंट में आप देखो क्रेडिट सेल्स लिख दिया 3,66,000। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। इसकी दोनों जगह पे एंट्री आएगी, जिसकी दो जगह पे एंट्री आती है वो जरा ध्यान दे। एक तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ये दोनों सेम है। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स समझो या डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस पे करे। अमाउंट तो हमको डेटर्स के पास से डिडक्ट करना है ना, इतना अमाउंट तुम्हारा कम हो गया, इसलिए हम डेटर्स में इसको क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए, बाय बैंक, बाय हेड ऑफिस डायरेक्टली, ये दोनों यहाँ लिखा और साथ में इसको यहाँ पे भी लिखा जाएगा, यानी रेमिटेंस के अकाउंट में भी आपको लिखना है। ये सब याद रखना है आपको कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स या डायरेक्टली उसकी दो एंट्रीज आती है, राइट, दोनों अकाउंट में आएगी एंट्री। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड की सिर्फ एक जगह पे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री आएगी, देखिए डिस्काउंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर अब दूसरा देखें, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, इसमें रेंट, सैलरी और पेटी कैश और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये चार अलग अलग एक्सपेंसेस के पैसे भेजे गए। जो पैसे भेजे गए वो सारे पैसे यहाँ पे हमने लिखे हैं, देखें, रेंट, सैलरी और पेटी कैश। लेकिन अगर हमने पेटी कैश अकाउंट बनाया है तो ये जो पेटी कैश का अमाउंट है उसकी एंट्री वहाँ पे भी अपने डेबिट में करने की, जैसे बताया मैंने, डेबिट वाली एंट्री डेबिट हो जाएगी। देखो 8,000 की एंट्री रिपीट हुई है यहाँ पे, राइट। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच रिटर्न करे एंट्री आएगी ब्रांच अकाउंट में, डेटर्स रिटर्न करे तो उसकी ब्रांच अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी, उसकी खाली डेटर्स अकाउंट में एंट्री आएगी। तो देखो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की यहाँ पे एंट्री है गुड्स सेंड टू ब्रांच, और दूसरी एंट्री यहाँ पे जो उसका मेन अकाउंट है उसके अंदर, ये अकाउंट आपको कंपलसरीली बनाना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कोई भी सम दिया हो, लिखा हो या ना लिखा हो, ये मेन अकाउंट है इसलिए ये अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके अंदर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। ओके, तो गुड रिटर्न बाय ब्रांच 8,000, एक एंट्री अपने यहाँ पे क्रेडिट की। सीधी सी बात है, अगर गुड सेंट डेबिट आएगा तो गुड्स रिटर्न कहाँ पे आएगा? क्रेडिट आएगा। एक यहाँ पे एंट्री और एक यहाँ पे एंट्री। नाउ इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स अभी बता चुका, इसकी सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट में अपने एंट्री करेंगे। तो देखिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की अपने यहाँ पे, सॉरी, डेटर्स अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट में हमने एंट्री देखी बाय रिटर्न्स 14,000, ब्रांच अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं आएगी। अब स्टॉक क्लोजिंग है, दोनों जगह पे एंटर करेंगे, यहाँ पे भी स्टॉक आएगा अगर इनके स्टॉक अकाउंट होता तो, लेकिन स्टॉक अकाउंट है नहीं तो यहाँ पे सिंगल एंट्री खत्म करेंगे। फिर उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, याद रखो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे एंट्री आएगी, सिर्फ पेटी कैश में, इसकी कभी भी ब्रांच अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी, यानी पेड बाय ब्रांच की एंट्री नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे इसको पेटी कैश अकाउंट में देख सकते हैं, क्रेडिट में लिखा है बाय पेटी एक्सपेंस, कितना लिखा है? 5,700। ओके, नाउ उसके बाद प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। तो सवाल, फर्नीचर है कितना अपने पास? 24,000। तो देखिए वर्किंग फर्नीचर अपने पास 1/4/2023 को था 24,000 का, उसमें से हमने डिप्रिसिएशन 10% यानी 2,400 माइनस किया। अपने डिप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी है, मैं स्टार्टिंग में भी बोला आपको, जो बैलेंस अमाउंट है उसकी एंट्री करनी है, मतलब 21,600 की एंट्री, वो भी कहाँ पे? अगर तुम ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो, ये जो ओपनिंग बैलेंस था वो तुमने अगर डेबिट में लिखा है तो हम ये जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको अपने कहाँ लिखेंगे? यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए 21,600 की एंट्री यहाँ पे हमने की। अब लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, याद रखो स्टॉक का लॉस हो उसकी कोई अलग से एंट्री नहीं करने की, मतलब 9,600 की कोई एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ एंट्री आएगी जो इंश्योरेंस कंपनी से हमको अमाउंट मिलता है उसकी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट में अपनी एंट्री करेंगे। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी 8,000 यहाँ पे ब्रांच में क्रेडिट लिखा है क्योंकि बेनिफिट हमने रिसीव किया, इसलिए इसकी क्रेडिट एंट्री आएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ डेबिट के दो आइटम्स को प्लस करने के बाद उसमें से पेटी एक्सपेंसेस को माइनस करो,
तो आपको बैलेंस मिलेगा लास्ट में। ये बैलेंस को यहाँ 5300 जो आता है उसको अपने सीधा ब्रांच अकाउंट में यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। देखिए 5300, इसी को फाइंड आउट करने के लिए आपने पेटी कैश अकाउंट बनाया था। सेम मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर भी, डेटर्स अकाउंट में भी आप इसका टोटल करेंगे और इसमें से आप इतनी चीज़ों को माइनस करो, 63,800 आपका बचता है। तो 63,800 अपने कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में इसको लिख देंगे। देखिए राइट, अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, एक चीज़ बाकी है। यहाँ इंश्योरेंस के अंदर लिखा हुआ है कि 1723 से 36/2024 तक का है, जबकि अपना साल खत्म हो जाता है 31 मार्च 2024 को। इसका मतलब 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम 3 महीने का प्रीपेड फाइंड आउट करेंगे, 3200 इंटू 3/12 यानी 800 रुपये। ये 800 रुपीज़ अपने प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हो ओपनिंग बैलेंस अगर आपने यहाँ लिखा है तो इसका मतलब क्लोजिंग यहाँ पे आएगा 800। राइट नाउ आपको सिंपली करना है इसको टैली, यानी आपको क्रेडिट बैलेंस को टोटल करना, उसमें से सारे डेबिट बैलेंस माइनस करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा कि ब्रांच के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, जिसको अपने ट्रांसफर करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसी तरह से आप गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को टैली करोगे। 5,60,000 यहाँ पे, उसमें से 8,000 आप माइनस करो तो 5,52,000 आपको जो मिलेगा वो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको अपने ट्रांसफर करेंगे। ये ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में। ओके, तो ये आपका पहला सम इसके अंदर मैंने कंप्लीट करवाया। अब अपने नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सम है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। ABC लिमिटेड ऑफ गुजरात एज ए ब्रांच एट मुंबई, यानी मुंबई ब्रांच का अकाउंट आपको बनाना है। राइट, यहाँ पे भी लिखा है देखो, expenses of branch except petty expenses are paid directly by head office, यानी ये डिपेंडेंट ब्रांच हुई, इसका मतलब ये है। राइट, अब इसमें सारे बैलेंसेस आपके पास है, डिटेल्स दिया है, पेटी कैश दिए, उसके बाद में स्टॉक है, फर्नीचर है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैश सेंट बाय ब्रांच, इसके बाद में सेल्स। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर जब भी सम के अंदर इस तरह से लिखा हुआ आता है कि ब्रांच मेंटेन्स अ स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%, तो समझ जाना आपको स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंपलसरी स्टॉक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। वैसे भी आप देख सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। ये डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग डेटर्स दिया है लेकिन आपको क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया। इसी तरह से आप देख सकते हो पेटी कैश के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। तो इसका मतलब आपको तीन तीन एक्स्ट्रा अकाउंट्स बनाने के, मेमोरेंडम डेटर्स, मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट, इतने अकाउंट आपको बनाने हैं। राइट, ये सम थोड़ा बड़ा सम है। एक्चुअली मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये सम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो अपने शुरुआत करें सबसे पहले डेटर्स। तो डेटर्स अपने 20,000, ओपनिंग बैलेंस है इसलिए ब्रांच अकाउंट में तो डेबिट होगा ही, लेकिन साथ में मेमोरेंडम डेटर्स के अकाउंट भी अंदर भी उसको अपने डेबिट करना है। देखिए ये रहा, यहाँ पे भी डेबिट है 20,000 और यहाँ पे भी डेबिट है। सेम ऐसा ही अपने पेटी कैश और स्टॉक अकाउंट में भी करेंगे। देखिए पेटी कैश और स्टॉक यहाँ पे भी डेबिट है दोनों, और यहाँ पे अपने इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर भी, यानी स्टॉक अकाउंट के अंदर भी डेबिट है और पेटी कैश जो है वो पेटी कैश अकाउंट के अंदर भी अपने डेबिट करनी है। राइट, देन आफ्टर फर्नीचर अपने सिर्फ एक ही जगह पे डेबिट करना है क्योंकि फर्नीचर का अलग से अकाउंट बनाया नहीं है, तो अपने फर्नीचर यहाँ लिखेंगे। देन आफ्टर उसके बाद में लिखा गया है यहाँ पे गुड्स सेंट टू ब्रांच, यानी गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,76,000। अगर ये 1,76,000 यहाँ दिया है तो उसको लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में। आप जानते हो इसकी दो एंट्री करेंगे, एक यहाँ पे एंट्री की और एक दूसरी एंट्री अपने यहाँ पे की। अब जो हमने स्टॉक अकाउंट बनाया है तो इसका मतलब ये स्टॉक अकाउंट में भी 1,76,000 जाएगा। देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच यानी रिसीव फ्रॉम ब्रांच 1,76,000, क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हुआ। अगर स्टॉक इंक्रीज हुआ तो इसकी एंट्री यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। राइट, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पीटी एक्सपेंसेस एट ब्रांच, तो ये पीटी एक्सपेंस के लिए जो कैश सेंड की गई उसकी कैश एक्सपेंस हो ना उसकी एंट्री अपने ब्रांच में नहीं करेंगे, लेकिन पीटी एक्सपेंस के लिए जो कैश हेड ऑफिस से मिलती है उसकी एंट्री अपने दोनों जगह पे करेंगे। मतलब आपको इसकी एंट्री देखो, यहाँ पे पेटी कैश यहाँ पे भी एंट्री करनी है और दूसरी पेटी कैश अकाउंट के अंदर भी यहाँ पे 4,000 की एंट्री की है। राइट, दोनों जगह एंट्री करेंगे। फिर सेल्स लिखा है, इसमें कैश सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स। देखो जैसे ही डेटर्स आए अलर्ट हो जाना है,
ब्रांच अगर रिटर्न करती है तो उसकी ब्रांच अकाउंट में एंट्री आएगी। लेकिन डेटर्स अगर रिटर्न करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हेड ऑफिस में रिटर्न करे या ब्रांच को रिटर्न करे, पर डेटर वर्ड जब भी आए या कस्टमर जब भी वर्ड आए, तो याद रखना है कि इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएगी। तो पहले तो कैश और क्रेडिट सेल्स की एंट्री देख ले। कैश सेल्स की एंट्री अपने यहाँ करते हैं, देखो ये रहा कैश सेल्स, बराबर 1 लाख रुपए की एंट्री उसकी हो गई। और जो क्रेडिट सेल्स है उसकी एंट्री अपने सिर्फ और सिर्फ डेटर्स अकाउंट में करेंगे 72,000। नाउ उसके बाद आगे सेल्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स, तो उसकी सिर्फ डेटर्स अकाउंट में एंट्री, यहाँ रिटर्न्स लिखा हुआ है। ओके। देन उसके बाद में गुड्स डैमेज्ड, अमाउंट रिकवर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितना लिखा है? 1000। मैंने आगे भी बताया था, गुड्स डैमेज लिखे हो तो उसकी एंट्री कहाँ पे नहीं आएगी? उसकी एंट्री ब्रांच अकाउंट में 2000 की एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के पास से जो पैसा मिला उसकी एंट्री अपने 1000 रुपये की ब्रांच अकाउंट में करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आगे वाले सम के अंदर आपने स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया था। अब अगर 2000 का नुकसान हुआ तो 2000 का नुकसान मतलब 2000 का स्टॉक तुम्हारा गया। तो इसलिए ये जो डैमेज गुड्स है ना उसकी एंट्री यहाँ पे स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट में आपको करनी है। याद रहे, ये एंट्री तभी करनी है जब स्टॉक अकाउंट कंपलसरीली आपको बनाना हो तो, नहीं तो इसकी एंट्री नहीं करनी है। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ऑफिस टू हेड ऑफिस, देखो ब्रांच से सीधे हेड ऑफिस में गए। तो मैंने आगे भी बताया था कि अगर हेड ऑफिस में ब्रांच रिटर्न करती है तो उसकी एंट्री करेंगे दोनों जगह पे। देखो यहाँ बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा है, और उसकी सेकंड इफेक्ट यहाँ पे देखो टू ब्रांच अकाउंट लिखी गई। लेकिन साथ में ये भी याद रखो कि जैसे ही गुड्स आए तो उस वक्त तुमने स्टॉक में लिखा था, तो गुड्स जाएंगे रिटर्न तब भी हमको स्टॉक में लिखना पड़ेगा। तो देखिए स्टॉक के अंदर गुड्स रिटर्न किए, 4000 की एंट्री अपने क्रेडिट की है। अब आगे उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस लिखा हो, सॉरी कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हिडन एडजस्टमेंट है। टोटल कैश तुम्हारी कितनी है? 141,000। तो मैं यहाँ पे पहले 141 लिख देता हूँ, राइट। इसमें से 1 लाख कैश सेल्स का है मुझे पता है, 1000 इंश्योरेंस कंपनी से मिला वो भी पता है। तो अब सवाल ये है कि 40,000 का डिफरेंस ये किसका होगा? तो हमने सोच लेना है कि ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स होगा। ये क्या होगा? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये मिसिंग अमाउंट है। और ये इसीलिए मैंने ये सम कराया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें ना हमेशा भूल जाते हैं कि 141 डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ 1,01,000 का ही हिसाब दिया गया है। तो बाकी के 40,000 आए कहाँ से? तो दैट इज़ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो अगर कैश डेटर्स से कलेक्ट की है तो डेटर्स अकाउंट में भी अपने यहाँ पे कैश लिखेंगे, देखो 40,000, राइट। देन आफ्टर देखो यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंसेस में फ्रेट एंड कार्टेज लिखा है, फ्रेट एंड कार्टेज लिखा, रेंट लिखा है, सैलरी और एडवर्टाइजमेंट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेबिट कर देनी है, ये हो गई यहाँ पे डेबिट। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस, जहाँ पे एक्सपेंस आए ना, याद रखो कैश रिसीव की एंट्री करेंगे, एक्सपेंस की एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं करेंगे, खाली पेटी कैश अकाउंट में अपने क्रेडिट साइड पे करेंगे। देखो यहाँ पे पेटी एक्सपेंस की दूसरी एंट्री है, राइट, 3000। ओके। देन आफ्टर हम यहाँ देखें बैड डेट, तो बैड डेट मैंने बताया था, बैड डेट की एंट्री सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आएगी? ब्रांच डेटर्स में आएगी, ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। तो देखिए 100 की एंट्री हो गई यहाँ पे। फिर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यहाँ पे 160 डायरेक्टली दे दिया है, तो हमारे पास ऑलरेडी देखिए 4000 का फर्नीचर था, उसमें से 160 आप जाने दो तो 3840 तुम्हारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। परसेंटेज नहीं दिया है, खाली आपको 160 दिया है, परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज माइनस कर देना है। अब हम बाकी सारे अकाउंट को क्लोज करेंगे, लेकिन आप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करने में प्रॉब्लम होगा, कारण क्योंकि अपने जब भी सेल करते हैं तो सेल में अपने 20% प्रॉफिट ऐड करके करते हैं। तो हमको इसका वर्किंग अलग से करना पड़ता है। तो देखिए हम इसका वर्किंग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है 1,37,600। आप देखो तो कैश और क्रेडिट दोनों को मिला के 1,72,000 का सेल होता है। तो अब सवाल ये होता है कि ये सेल 172 का जो है वो 172 की जगह पे इतना कम कैसे हो गया? यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 20% का, राइट। तो इसको देखते हैं अपने कैसे करेंगे। Okay. अब आपके पास टोटल सेल्स कितना है? मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अपने पास टोटल सेल्स है कैश और क्रेडिट मिला के, सारे मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। कैश सेल्स है आपके पास 1 लाख रुपए का, और जो क्रेडिट सेल्स है वो है आपके पास 72,000 का। इसका मतलब टोटल सेल्स हो गया आपका 1,72,000 का, लेकिन ये विथ प्रॉफिट है, तो हम इसको इंटू 20% करेंगे, राइट, यानी 20% इसमें से हमको निकाल देना है। तो इसका मतलब 1,72,000 का अगर मैं 20% करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा कितना, 34,400। ये 34,400 आपको 172 में से माइनस कर देने हैं। मतलब अब कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी आएगी, 1,72,000 में से हम माइनस करें 34,400, तो आपका फाइनल आंसर आता है इज इक्वल टू 1,376,000, राइट। ये 1,376,000 है, वही आपको स्टॉक अकाउंट में लिखने का। यानी मतलब मैं स्टॉक बेचूंगा तो मैं तो सेल प्राइस पे बेचूंगा, लेकिन अगर मैंने सेल प्राइस पे बेचा हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसमें से प्रॉफिट का एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो हम इस तरह से 20% निकाल देंगे। यहाँ पे अगर टोटल सेल्स लिखा है 1,72,000 इंटू 20%, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट का एलिमेंट हमने निकाल दिया, और हमको जो मिला वो 1,37,600 मिला। ये 1,37,600 हमने यहाँ पे एंटर किया है, आप देख सकते हो, राइट। सेम ऐसे ही जब डेटर्स हमको रिटर्न करते हैं गुड्स, तो वो भी रिटर्न करेंगे, तो वो तो अपनी वैल्यू जिसमें परचेस की उसी के अंदर। तो याद रखना है कि जब डेटर्स रिटर्न करे 1,600, उस टाइम पे भी हमको सेम वर्किंग करना है। मतलब यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करूँगा, 1,600 इसमें से मैं 20% जाने देता हूँ, तो हमको आंसर मिलेगा कितना, देखिए, 1,600 इंटू 20% यानी 320, 320। तो अब मैं 1,600 में से ये 320 को माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 1,280। तो हम यहाँ पे जब रिटर्न देंगे तो ये रिटर्न की एंट्री अपने कैसे देंगे, देखिए आप, यहाँ पे भी कितना लिखा है, 1,280 लिखा हुआ है। तो रिमेम्बर, सेल स्टॉक अकाउंट डिफिकल्ट बच्चों को इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे उनको सेल्स और सेल्स में दोनों सेल्स ऐड करने हैं, कैश और क्रेडिट, लेकिन उसमें से प्रॉफिट निकाल देना है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न अगर डेटर ने किया हो तो उसमें से भी अपने क्या करेंगे, ये प्रॉफिट निकाल देंगे। एक एंट्री तुम्हारी यहाँ पे क्रेडिट में, और ये एंट्री तुम्हारी यहाँ पे डेबिट में है। ये एंट्री के बाद आपको सारे अकाउंट को टैली करना है। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट को टैली करोगे तो आपका बैलेंस बचेगा 49,680। पेटी कैश को टैली करोगे तो आपका 3,000 बैलेंस बचेगा, और डेटर्स को टैली करोगे तो आपका 50,300। ये तीनों तीन बैलेंसेस आप कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे तीनों बैलेंसेस को लिख देने, और उसके बाद में इस अकाउंट को टैली करना है। तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को टैली करना है, तो आपको 1,72,000 देख सकते हो आप, 1,72,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको ट्रांसफ़र करोगे, राइट। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ ब्रांच अकाउंट के 2 सम। उसमें मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की ट्राई की है। थैंक यू वेरी मच।